नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। खबर तो ये थी कि मध्य प्रदेश में अगस्त के महीने में अगस्त 2024 में शिक्षक वर्ग 2 भर्ती के लिए चयन परीक्षा या मुख्य परीक्षा होनी है। लेकिन सितंबर में भी 5 दिन बीतने के बाद आज दिनांक तक इस परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ना इसका नोटिफिकेशन आया है, ना सिलेबस आया है, कब फॉर्म भरेंगे यह आधिकारिक रूप से पता नहीं थे। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमें बताते हैं जो अपने दूसरे काम छोड़कर, कुछ लोग अतिथि शिक्षक थे उन्होंने वो काम छोड़ा और उसके बाद जो है पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी, कुछ लोग खेती से जुड़े हुए थे या कोई कुछ और काम कर रहे थे। उन तमाम अभ्यर्थियों ने अपने वो पुराने काम छोड़कर जिनसे वो आजीविका चला रहे थे, शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आज दिनांक तक इन्होंने तो यही नहीं बताया कि भाई शिक्षक भर्ती कब होगी। आज की इस वीडियो में अपन देख रहे हैं इसके सिलेबस को लेकर, क्योंकि सिलेबस को लेकर सबसे ज्यादा डाउट है। भाई हमें सब कहते हैं कि पढ़ो, हम भी कह देते हैं कि भाई आप लोग भी पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं, पर पढ़ें क्या? सवाल तो यही है ना। बिना मंजिल के सफर कैसे करें? कोई मतलब ही नहीं है उस सफर का। तो बस के कंडक्टर की तरह हो गए हैं, दिन भर सफर में रहते हैं, मंजिल कोई नहीं है। हाँ या ना? तो ऐसे में हमने कोशिश की है कि आपको विषय की गंभीरता समझाई जाए और वर्ग 1 के सिलेबस के बारे में आपको बताया जाए। जो सिलेबस हमने चुना है वो वर्ग 1 के लिए हिंदी का सिलेबस है आधिकारिक। वर्ग 1 की सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा के लिए हिंदी का आधिकारिक सिलेबस है और उसके आधार पर अपन विषय की गंभीरता को समझने वाले हैं कि भाई पूछने वाले प्रश्न कितने डीप जाकर पूछ सकते हैं, कितने गहराई से प्रश्नों को निकाल सकते हैं। यह सिर्फ उनके लिए नहीं है जो हिंदी से वर्ग 2 का एग्जाम देने वाले हैं, बशर्ते वो किसी भी एग्जाम उससे देने वाले हो विषय से एग्जाम, चाहे आप हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे संस्कृत के हो, या फिर आप जो है सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय से आप बने रहें। लेकिन आप यहां समझेंगे विषय की गंभीरता को कि ये कितने डीप जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आप सोचें, सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि पढ़ते हैं और अपन अभी तक जो पढ़ते हैं वो अपन को जो पसंद है वही पढ़ते हैं। ना तो हमें यह पता है कि शिक्षण विधियां कितनी आनी है, ना हमें यह पता है कि पूछना क्या क्या है। इतना सबको पता है कि वर्ग 2 का पेपर जो हुआ था, माफ करिए वर्ग 1 का मुख्य परीक्षा जो हुई थी, जो कि 16 विषयों से में थी, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी और 100 ही नंबर का ये प्रश्न थे। परीक्षा के लिए जो है 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। अब वर्ग 2 के लिए क्या रहेगा कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको आधार बनाकर माना जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस था उसमें काफी समानताएं थी, उसके प्रश्नों में काफी समानताएं थी, उसी के आधार पर अपन जो है वर्ग 2 के सिलेबस को समझने वाले हैं कि संभवतः ये एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए इसके सिलेबस को समझते हैं। इसमें पहली इकाई जो है, किसमें, जो वर्ग 1 का सिलेबस है हिंदी का, इकाईवार बटा हुआ है। पहली इकाई है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय अर्थभाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। अब इसको हिंदी वाले तो समझ गए, अब इसको समझिए सामाजिक विज्ञान वाले। इन्होंने हिंदी में पूछा है इतनी गहराई से जहां से हिंदी की शुरुआत होती है, हिंदी का जो प्राचीनतम स्वरूप है वहां से हिंदी की इन्होंने शुरुआत की है। तो आपको भी सामाजिक विज्ञान वाले जो हैं, आपको भी वहीं से पढ़ना है जहां से सामाजिक विज्ञान की शुरुआत होती है, जहां से आपको नवपाषाण काल बताया जाता है, जहां से आपको ताम्र युग बताया जाता है, जहां से आपको हड़प्पा सभ्यताएं बताई जाती हैं। तो इतनी गहराई से आपको कम से कम लगभग 3-4 हजार साल पहले से आपको पढ़ना है जी भाई। उसके बाद देखिए जो दूसरी इकाई है, अच्छा विज्ञान वालों को भी यही है, आपके चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे आप जो है रासायनिक विज्ञान हो, भूगोल हो, कहां से शुरुआत हुई थी वहीं से आपको पढ़ना है जहां से विषय की शुरुआत हुई थी। इकाई दूसरी में क्या है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। अब देखिए हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्या है भाई, किस किस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, हिंदी की सहायक भाषाएं क्या हैं, ऐसी भाषाएं जो हिंदी से संबंधित हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, जो हिंदी से जुड़ी हुई भाषा हैं उनके बारे में बताइए। तो सामाजिक विज्ञान वाले इसमें क्या करेंगे भाई, सामाजिक विज्ञान वाले अब आप समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान का विस्तार कहां कहां हुआ है। भाई सामाजिक विज्ञान मानव जीवन में क्यों आवश्यक है, ऐसे ही विज्ञान मानव जीवन में क्यों आवश्यक है, विज्ञान का विस्तार कहां कहां तक हुआ है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान,
और आज के समय में हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है, पहले भी जुड़ी हुई होती थी, तो इन्हीं बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। तीसरी इकाई देखिए, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। अच्छा, हिंदी वाले तो प्रॉपर एक ही विषय आपको गहराई से पढ़ना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान वाले या विज्ञान वाले, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा जो है सामाजिक विज्ञान से देने वाले हैं, या फिर परीक्षा वो देने वाले हैं विज्ञान से। यहां तो आपके पास सिर्फ एक विषय है कि हिंदी आपको गहराई से पढ़नी है, हिंदी की बारीकियों को आपको समझना है, हिंदी की कहां से शुरुआत हुई, हिंदी का चित्र क्या है। लेकिन यहां आपका नहीं है एक क्षेत्र, यहां आपको देखिए इतिहास पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो क्या लिख गया भाई, इतिहास, आपको भूगोल, और हर विषय उतनी ही गहराई से पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए राजनीति, राजनीति के बाद देखिए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और भी तमाम ऐसे विषय जो इससे संबंधित हैं। इन सभी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी से भी प्रश्न आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इतिहास से 10 आएंगे, भूगोल से 10 आएंगे, राजनीति से 10 आएंगे, नहीं भाई, हो सकता है किसी का वेटेज कम हो, किसी का ज़्यादा हो। हम इतिहास में एमए की इतिहास से बहुत होशियार हैं और प्रश्न जो है भूगोल से ज़्यादा आ जाए, क्या कर लेंगे फिर। और यही विज्ञान में है, विज्ञान में भी आपको जीव विज्ञान पढ़नी है, पढ़नी कि नहीं पढ़नी। जीव विज्ञान के बाद आप पढ़ेंगे क्या नाम इसका, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, क्या नाम, फिजिक्स, भौतिकी। इसके अलावा भी कृषि विज्ञान या फ्लोरिकल्चर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर पाते। तो हिंदी वालों के लिए या इंग्लिश वालों के लिए, उर्दू वालों के लिए, संस्कृत वालों के लिए आपको एक ही विषय गहराई से पढ़ना है, लेकिन गणित वालों के लिए भी एक ही विषय गहराई से पढ़ना है, लेकिन इनके लिए तो 3-3, 4-4 बल्कि 5-5, 6-6 विषय गहराई से पढ़ने हैं, तब आप जो है परिपक्व हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथी इकाई देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंद साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास एवं उनके रचनाकार। यही कारण है कि हिंदी की कट ऑफ जो है वो हमेशा अधिक जाती है इनकी अपेक्षा। आप अपन जो हिंदी से होते हैं वो कहते हैं कि यार हम सामाजिक से होते तो मज़ा आ जाता, सामाजिक से होते तो मज़ा नहीं आता भाई, दिमाग के घोड़े खुल जाते पढ़ने में, तैयारी करने में। चाहे विज्ञान से होते, हिंदी आप भले ही हिंदी कठिन है, ऐसा नहीं है कि हिंदी सरल है, लेकिन हिंदी को जो है आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसको एक ही विषय तो आपको पढ़ना है गहराई से। यहाँ पर तो विषयों की लान लगी, हो सकता है 2-2, 4-4 विषय तो हम भूल गए हों। ये तो वो विषय हैं जो प्रचलन में हैं। ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमने पढ़े हैं, क्या नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी नहीं थी, मैथ था हमारा, तो ये तो पढ़े हैं, तो नाम याद है। कुछ तो ऐसे ऐसे विषय होते हैं जैसे कृषि से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो क्या कर लेंगे उनमें, पूछेंगे तो पूछेंगे। पद्य साहित्य, आदिकाल और भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो गद्य पद से प्रश्न आपके आएंगे, और गद्य पद से सिर्फ आदिकाल या भक्तिकाल के, रीतिकाल और आधुनिक काल के भी आएंगे। इसके अलावा गद्य की प्रमुख विधाएं जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। अब एक चीज इसमें समझेंगे आप कि इसमें हिंदी का जो सिलेबस है इसमें व्याकरण भी है और साहित्य भी है, दोनों ही चीजें हैं। मतलब कहीं से कोई प्रश्न छूट नहीं रहा है, तो वही आपको इन सब विषयों में भी देखना है, वही आपको मैथ वाले अभ्यर्थियों को भी देखना है कि हर एक चीज से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैथ वालों के लिए हो सकता है एडवांस से भी आए और अर्थमेटिक से भी आए, इनमें भी यही है कि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, यह विवाद योग्य हो ही नहीं सकता कि भाई ये सिलेबस का प्रश्न नहीं है। और आगे देखिए, काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, कविता, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरिगीतिका, अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, श्लेष, अंत्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, शब्द शक्तियां, काव्य युग, काव्य दोष, बिंब विधान।
10वीं इकाई में है शब्द और शब्द भंडार काव्य के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज। कुल जमा बात यह है कि आपको व्याकरण की एक एक चीज से वाकिफ होना पड़ेगा, हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। जो वर्ग 1 का सिलेबस है, मानते हैं वर्ग 2 से संभवतः कठिन होगा, पर इतना भी कठिन नहीं होगा कि आप जो है इसको पूरी तरह से स्किप कर दें। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह प्यारे भाइयों बहनों आपको यह है कि वर्ग 1 के प्रैक्टिस सेट लगाइए, वर्ग 1 की किताबों से पढ़िए जब तक कि आपका खुद का आधिकारिक सिलेबस नहीं आ जाता है। हम जो ओपनली पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जिन चीज़ों में हम अच्छे होते हैं। और हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, पर मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिन चीज़ों में हम कंफर्टेबल होते हैं वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और पता चले कि उससे प्रश्न 1 या 2 ही आए, और जो चीज़ें हमें कठिन लग रही थी उससे 5-6 प्रश्न आए और हम पढ़े ही ना वो चीज़ें। देखिए इकाई 11 क्या कहती है, वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब चीजें हैं। 12वीं इकाई में अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति। और 13वीं इकाई में है जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो, नाटक। तो ये सब चीज़ें भी इनसे भी प्रश्न बनेंगे। और यही तो वो टॉपिक हैं जिनमें हम लोग पछड़ जाते हैं। ये तो सब पढ़ेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, साहित्य भी पढ़ेंगे, लेकिन कौन ये पढ़ेगा कि विज्ञापन लेखन क्या है, उद्घोषणा लेखन क्या है, रिपोर्टाज, दृश्य है, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, और क्या नाम, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, संवाद लेखन। इन चीज़ें जब हम इनको स्किप करते हैं, यहीं से हम जिंदगी में भी स्किप हो जाते हैं। अब देखिए, अब साहित्य आता है यहाँ से। इकाई 14 तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकांड, कबीर, बीजक, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 190, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, श्रद्धा एवं इड़ासर्ग। इकाई 15 में है प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल, और श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी। तो इन्होंने इकाई 14 से 20 तक जो साहित्य दिया है उसमें इन्होंने बाकायदा बता दिया है कि किस साहित्यकार की कौन सी रचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की सुरेश के फूल, अज्ञे मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी, गलता लोहा, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, रामकुमार वर्मा, दीपदान, धर्मवीर भारती, अंधायोग, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी, और कोकिला सुमित्रा नंदन पंत की रचना होगी ग्राम श्री। तो इन रचनाओं से प्रश्न आएंगे। मतलब आपको साहित्य जो है वो बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, साहित्य का एक एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी गहराई से आपको व्याकरण पढ़नी है उतनी गहराई से साहित्य पढ़ना है। लेकिन इस पूरे सिलेबस में मुझे कहीं भी, मैं तो आपके साथ ही पढ़ते जा रहा हूँ, अपन को कहीं भी ये नहीं दिखा कि अपनी जो है शिक्षण विधियों से कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ तो नहीं पूछे गए ना, वहां पर थे प्रश्न, जो पात्रता परीक्षा हुई थी वहां जरूर आए थे प्रश्न, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रश्न आएंगे ही नहीं। जैसे एमपीएसआई का सिलेबस मैं आपको बताऊं, एमपीएसआई के सिलेबस में 3 चीजें आती हैं। तकनीक वाले की हम बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निक वाले की। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि 70 नंबर की तो हिंदी होगी, 30 नंबर की आपको इंग्लिश होगी, और बाकी की 100 नंबर की सामान्य अध्ययन होगा। उस सामान्य अध्ययन को अपन जीएस समझ लेते हैं, जीके जीएस, लेकिन उसमें लगभग 30 प्रश्न जो है वो मैथ रीजनिंग के आते हैं। लेकिन प्रॉपर कहा नहीं जाता है कि मैथ रीजनिंग के ही प्रश्न आएंगे, लेकिन आ जाते हैं। वही यहाँ पर है, प्रॉपर भले ही नहीं कहा जा रहा है कि आपको जो है शिक्षण विधियों से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन प्रश्न आएंगे, ये बात तय है। शिक्षक को शिक्षण विधियां तो आनी ही चाहिए, बताइए हाँ या ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं कहा गया है। अंततः प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस भ्रम में हैं कि जब सिलेबस आएगा हम तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप 1-2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, खुद को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब पढ़ना क्या है, वो आप वर्ग 1 का सिलेबस विस्तार से समझिए, उसको देखिए, उसकी किताबें देखिए, वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई थी या प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बहुत आपको इसका फायदा मिलेगा। आप आधे लोगों से तो इस वजह से सिर्फ आगे होगा कि आप अभी पढ़ रहे हैं, और अब आप क्या पढ़ रहे हैं यह भी आप समझने लगें, तो आप यकीन मानिए 80% लोगों से आगे हो जाएंगे। बाकी कि आपको 99% लोगों से आगे निकलना है भाई, तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी आसान नहीं है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों।
अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसकी आगे भी हम भर्ती का इंतजार करें तो फिर यार जब फॉर्म भर जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तब पढ़ना शुरू करना। लेकिन अगर आप इसी भर्ती में नौकरी चाहते हैं तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।